हेलो एवरीबॉडी। चलिए वापस से इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करते हैं। एक बार शॉर्ट में इसका रिव्यू करें आप लोग को। देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स है। कभी भी एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है तो उसके पिटिशंस को भरने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। उसके साथ उसका एक डिफिशियंसी अकाउंट होता है। यहाँ पे डेटस जो है वो ए है तो डिफिशियंसी ऑफ ए लिख देते हैं। डिफिशियंसी अकाउंट ऑफ ए, डिफिशियंसी अकाउंट ऑफ ए। रिमेंबर ये 8 लिस्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया जाता है। इसको आप देख सकते हैं। मैं एक बार सर्कल कर दूं इसको। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई, लिस्ट एफ, ये ई ही है, लिस्ट एफ, लिस्ट जी एंड फाइनली लिस्ट एच। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिस्ट पे हम किसी भी इंडिविजुअल का पिटिशंस को फिल करते हैं। अब ध्यान दीजिए ये लिस्ट होता क्या है। जो न्यू स्टूडेंट है ये डिटेल्स उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में हम लोग लेफ्ट, आप मेरे राइट ले लीजिए, मेरे राइट हैंड में ग्रॉस लाइबिलिटी है। ऐसे ले तो ये लेफ्ट हो गया। तो ओके मैं ऐसे ही लेता हूँ। तो लेफ्ट में ग्रॉस लाइबिलिटी है। ओके एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है लाइबिलिटी एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस बाय डेटर्स। किन किन को पेमेंट करना है ये यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दिखाया है। एक्सपेक्टेड टू रैंक किन को एक्चुअली हम लोग को पे करना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू रैंक में दिखाना होता है। एक्सपेक्टेड टू रैंक में वो क्रिएटर्स होते हैं जिनको किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं होता है। इट मीन्स वो क्यू में लग के अपने पेमेंट को लेते हैं, अंडरस्टैंड। और उनका पैसा 100% कभी भी रियलाइज्ड नहीं होता है। 100% कभी पेबल नहीं होता है क्योंकि तभी तो हम इंसॉल्वेंट होते हैं। एंड दैट इज़ वाई इनका कुछ ना कुछ पैसा ऑलवेज बैड हो जाता है एक डेटर्स के इंसॉल्वेंट होने के बाद। अब आगे आ जाइए। इधर एसेट्स है, एसेट्स एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस बाय डेटर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर एसेट्स के बारे में डिटेल्स है। एसेट्स जो रियलाइज होता है फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करता है। मैं सबसे पहले लिस्ट ए से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट है। अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट है। ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिसको किसी भी तरह कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होता है। अगर सिक्योरिटीज़ नहीं है तो वो क्रेडिटर्स अनसिक्योर हो जाता है। सेकेंड में आप देख रहे हो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी में ऐसे क्रेडिटर्स आते हैं जिसका पैसा 100% सिक्योर होता है। ऐसे खास करके होते हैं मॉर्गेज लोन, जिसको हम लोगों ने लोन लिया है, अपने बिल्डिंग को रख दिया है। एंड अब कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इज़ मोर देन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी से अधिक सिक्योरिटी हो जाए तो इस केस में उसको हम लोग फुली सिक्योर क्रेडिटर्स में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 का मैंने बैंक से लोन लिया है और मैंने बैंक को 50,000 का बिल्डिंग सिक्योरिटी पे दिया है। मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ, बैंक उसको ऑक्शन करके बेच देती है। 40,000 बैंक को रियलाइज होता है। लाइबिलिटी कितना था 10,000 का, बैंक को कितना पैसा बिल्डिंग को सेल करने से मिला 40,000। इन दिस केस यहाँ पे लाइबिलिटी से अधिक सिक्योरिटी है, दैट इज वाई वो फुली सिक्योर क्रेडिटर्स होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सब बताएंगे। तो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी क्या है? लिस्ट सी में ऐसे क्रेडिटर्स आते हैं जो पार्टली सिक्योर होते हैं। जैसे मैंने किसी से 10,000 लिया है लेकिन मैंने उसको सिक्योरिटी 5,000 का ही दिया है। इन दिस केस 5,000 उसका सिक्योर है जिसका सिक्योरिटी मैंने दिया है, और जिसका मैंने सिक्योरिटी नहीं दिया है बाकी का बैलेंस क्रेडिटर्स कहलाता है पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा फुल्ली प्रेफरेंशियल होता है। इन दिस कंसर्न आप बात करेंगे तो कह सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी पैसा हो, टैक्सेस हो, अंडरस्टैंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अकॉर्डिंग, उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ पैसा ड्यू हो वो पे करना हो, और भी प्रेफरेंशियल आइटम जो भी प्रेसिडेंसी टाउन और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। एसेट्स एज पर लिस्ट ई में एसेट्स को रियलाइज किया जाता है। ध्यान रखना है एक बात को कि जिस एसेट्स को हम सिक्योरिटी में दिए हों, चाहे फुल्ली को दिए हों चाहे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स में दिए हों, वो लिस्ट ई में नहीं आता है, अंडरस्टैंड, वो लिस्ट ई में नहीं आता है। उसके बाद ये एसेट्स जो टोटल रियलाइज होता है इसके बाद इसको टोटल करते हैं। टोटल एज पर लिस्ट ई का टोटल एसेट्स में जो रियलाइज हुआ। बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ।
अब डेटर्स से जो रिलाइज हुआ, तो डेटर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैटेगरी 1 में है गुड, वो पैसा जो 100% सिक्योर है, मतलब पैसा मैं 100% रिकवर कर लूँ तो वो गुड में आता है। बैड, वो पैसा जो रिकवर नहीं हो पाएगा, डैम श्योर कि वो डूबना ही डूबना है, तो वो बैड डेट्स में चला जाता है। एंड डाउटफुल, कुछ पार्ट सिक्योर होता है और कुछ पार्ट अनसिक्योर होता है, ऐसे डेटर्स को हम लोग डाउटफुल डेटर्स कहते हैं। फाइन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी में आप बिल से रिसीवेबल ले लीजिए कि आपको किसी से बिल मिला है, तो वो बिल से रिसीवेबल का पैसा जो भी आपको मिले, जो रियल वैल्यू हो यहाँ पे और एक्चुअल वैल्यू जो रियलाइज होगा यहाँ पे। अब आगे आ जाइए, सरप्लस कॉन्ट्रा एज पर लिस्ट बी देख रहे होंगे, आपको लगेगा सर यार बी कैसे हो गया, बी तो इधर है। याद रखिए सिक्योरिटीज काटने के बाद जो पैसा बच जाता है वो एसेट साइड हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज वाई सरप्लस कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है रिवर्स कर देना, तो सरप्लस कॉन्ट्रा होके सबसे पहले यहाँ प्लस हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने एक लाइन गैप दिया हुआ है, यहाँ के बाद यहाँ एक लाइन गैप रखना है और उसके बाद सबसे पहले पेमेंट करना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल है, गवर्नमेंट का पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर होता है, टैक्सेशन वगैरह। तो चलिए लेस कॉन्ट्रा एज पर लिस्ट डी माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा, जो एक्सपेक्टेड टू रैंक होगा और यहाँ जो पेमेंट होगा उससे ये अमाउंट कम होगा। इन दिस केस डिफरेंस बैलेंस जो होगा डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच होगा। ये आप लोग को ऑलरेडी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए डिफिशियंसी अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें लॉस लिखा जाएगा। सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स, ये क्या है, सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स। अगर इन किसी इंडिविजुअल का जो इंसॉल्वेंट है उसका अपना प्राइवेट एसेट्स है और प्राइवेट एसेट्स पे कुछ सिक्योरिटी होगा, तो सिक्योरिटी काटने के बाद लोन होगा, लोन हटाने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है प्लस बैलेंस, उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स। डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच यहाँ से उठा के यहाँ रख लेना हम लोगों को। उसके बाद आप देख रहे होंगे राइट हैंड में लॉस इन एसेट्स, लॉस इन स्पेक्यूलेशन, लॉस इन बिजनेस, तो आप समझ चुके हैं कि बिजनेस पे होने वाले लॉस को यहाँ पे लिया जाएगा। लॉस इन स्पेक्यूलेशन क्या है, किसी भी तरह का बेटिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इस तरह का लॉस है, शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी भी तरह का अगर आप बेटिंग वाले कंसर्न में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका उसमें होने वाला लॉस जो होता है लॉस इन स्पेक्यूलेशन कहलाता है। उसके बाद ड्राइंग जो भी ड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए इंडिविजुअल। लॉस इन बुक डेट्स, यहाँ बुक डेट्स पे जो भी लॉस होता है उसको हम यहाँ दिखाते हैं। इसको लिखेंगे डेफिसिट। डेफिसिट फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स, डेफिसिट फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स इट मीन्स कभी कभी हमारा जो ओन प्रॉपर्टी होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, उससे लायबिलिटी एक्सेस कर जाता है, तो वो बैलेंस जो एक्सेस कर जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स। लॉस इन एसेट्स, रिमेंबर लिस्ट ई में जितने भी एसेट्स का जो वैल्यू होगा और जो रियलाइज होगा, जितना भी कम रियलाइज होगा, जो लॉस होगा लॉस इन एसेट्स में दिखाएंगे। याद रखिएगा लॉस इन एसेट्स में वो भी एसेट्स आते हैं जो फुल्ली क्रेडिटर्स और पार्टली क्रेडिटर्स को भी सिक्योरिटी में दिया जाता है। अगर उस एसेट्स को बेचने पे भी लॉस होता है तो लॉस इन एसेट्स में दिखाना है। अगर आसान भाषा में कहें तो लॉस इन एसेट्स में सारे एसेट्स पे होने वाला लॉस को लिखा जाएगा एक्सेप्ट बुक डेट्स। बुक डेट्स अगर हो तो उसको छोड़ के। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन का। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे डिविडेंड टू क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, डिविडेंड टू क्रेडिटर्स। डिविडेंड टू क्रेडिटर्स। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट ऑफ ए ऑन 31st March 16। 31st March 16 डेट आपके पास गिवन है, इसमें आपको ए का डिफिशियंसी अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन में क्या है, क्वेश्चन में कैपिटल दिया है 4479। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो कैपिटल है 1 अप्रैल 2015, ओपनिंग कैपिटल 4479 है। ओके, ड्राइंग कितना है, हमारे पास ड्राइंग है 31st March 16 में 1861। अगर आपको कुछ ऐसा आइटम मिल रहा है जिसको सीधे आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो चलिए साथ साथ करते हैं। कैपिटल कितना है 4479, 4479। ओके, ड्राइंग कितना है, ड्राइंग दिख रहा है 1816। चलिए आगे आ जाइए। अब दिख रहा है लॉस ऑन ट्रेडिंग फॉर द ईयर 31st March 16। 31st March 16 में इन्होंने लॉस किया था ट्रेडिंग पे, कितने का दिख रहा है, लॉस ऑन ट्रेडिंग
2930। तो चलिए लॉस इन बिजनेस में हम डाल सकते हैं 2930। लॉस इन ट्रेडिंग मतलब लॉस इन बिजनेस, अंडरस्टैंड। चलिए इसके आगे आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनकम टैक्स। अब देखिए साफ साफ लिख दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 208 का। भी इसको आप अपने मन में रखें क्योंकि और भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, क्रेडिटर्स है 8064। अच्छा, इस क्रेडिटर्स में किसी भी तरह का सिक्योरिटी का बात किया है? क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे फिर से। क्रेडिटर्स 8064, नो देयर इज नो एनी अदर सिक्योरिटीज ऑन दिस क्रेडिटर्स। इस क्रेडिटर्स पे किसी तरह का सिक्योरिटीज नहीं है, और अगर सिक्योरिटीज नहीं है तो वी नो वेल दैट इट विल बी कम अंडर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। याद रखिए अगर किसी भी क्रेडिटर्स को किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं हो तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स लिस्ट ए में चला जाता है। तो ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स लिस्ट ए में चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास बुक डेट्स है, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल है, एक बार हम लोग स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो ड्राइंग हम लोगों ने लिख चुका है, लॉस इन ट्रेडिंग लिख लिया है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनकम टैक्स 208 है। तो चलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट 8, एज पर लिस्ट डी, 208 यहाँ भी, 208 यहाँ भी। अब इसको सरप्लस सॉरी इसको कॉन्ट्रा करना है, तो कॉन्ट्रा एज पर लिस्ट डी यहाँ पे है। तो चलिए 208 यहाँ पे लिख दिया जाए। चलिए 208, ओके 208। चलिए इसके बाद चेक करिए क्या है आगे। इसके बाद है क्रेडिटर्स 8064। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर किसी क्रेडिटर्स को किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं हो तो ये फुल्ली क्या होता है, अनसिक्योर हो जाता है। कितना है 8064। अब आप कह रहे होंगे सर इसको आप डायरेक्टली कर दिए बाहर, तो इस क्वेश्चन में और किसी भी तरह का अनसिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ आएगा? आप अच्छे से जानते हैं कि कैश कहाँ आता है, एसेट्स एज पर लिस्ट ई में। तो चलिए कैश इन हैंड कितना है जी 7, कैश इन हैंड 7। अच्छा 7 रुपीज़ का रियलाइज कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 7 होगा। तो चलिए कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है? बैंक बैलेंस चेक करिए 23। अच्छा बैंक में 23 रुपीज़ हो तो कितना मिलेगा? 23 ही मिलेगा सर, ज़्यादा तो मिल नहीं सकते। आगे आ जाइए, अब है बुक डेट्स। बुक डेट्स में 2737 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है, और टोटल डेटर्स कितना है हमारे पास? एक्सक्यूज मी, 2737 टोटल डेटर्स है और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 2050। इट मीन्स ये तीनों को मर्ज करके दे दिया है। जब तीनों को मर्ज करके दे दे तो इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों को लेके है। तो हमारे पास टोटल अगर डेटर्स बात करें तो 2737 था, और रियलाइज्ड वैल्यू कितना है चेक करिए, रियलाइज्ड है 2050, सीधे बाहर लिख देते हैं 2050। अब चेक द डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस इन बुक डेट्स है, क्योंकि डेटर्स था 2737 एंड वी हैव रियलाइज्ड हाउ मच 2050। इट मीन्स डिफरेंस बैलेंस इज व्हाट, नॉट रिकवर फ्रॉम डेटर्स, अंडरस्टैंड। इट मीन्स ये कहलाएगा लॉस इन बुक डेट्स। तो चलिए डिफरेंस कर देते हैं 687 का लॉस हो जाएगा। एंड इन दिस केस रिमेंबर पहले यहाँ काम करेंगे, जो डिफरेंसेस होगा लॉस इन बुक डेट्स में लिख देंगे 687। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्नीचर हमारे पास कॉस्ट है, फर्नीचर का 248 कॉस्ट है, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दिखा रहा 120। आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी एसेट्स को सिक्योरिटी में नहीं डाला जाए तो वो लिस्ट ई में आता है। तो चलिए लिस्ट ई में सबसे पहले फर्नीचर लिखा जाए। फर्नीचर कितना है चेक कर लीजिए आप, फर्नीचर है 248, ओके। कितना फर्नीचर रियलाइज्ड हो रहा है चेक कर लीजिए आप, फर्नीचर रियलाइज्ड ओके 120। ये काम आप साथ साथ करेंगे, 248 का फर्नीचर बट रियलाइज वैल्यू 120। इट मीन्स डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस लॉस हो गया सर। तो कितने का लॉस,
128। आप लॉस इन एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर और इन कॉलम में 128। बाहर क्यों नहीं, क्योंकि अभी और भी एसेट्स है, सारा एसेट्स का एक साथ काम करेंगे, तो 128 इन कॉलम में। चलिए फर्नीचर के बाद चेक करिए क्या है। फर्नीचर के बाद स्टॉक है 1320 का, 1320 है, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है 830। तो चलिए फिर से लिस्ट ई में आते हैं। स्टॉक कितना चेक करेंगे 1320, 1320, एंड व्हाट इज द रियलाइज्ड वैल्यू, इट इज 830। 830 रुपये हम लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। आप खुद चेक कर सकते हैं। आप 1320 का एसेट्स और 830 रियलाइज़ हो अगर, तो कितने का लॉस, डिफरेंस बैलेंस लॉस, तो डिफरेंस बैलेंस 490, स्टॉक 490, 490 का लॉस। चलिए आगे बढ़ते, चेक करिए। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है 2125 वैल्यू है, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 1500, और इसको 1500 में रियलाइज़ किया गया है। कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी का 2125, और कितने में रियलाइज है 1500 में रियलाइज्ड है प्लांट एंड मशीनरी। चलिए सबसे पहले यहाँ आ जाए, मैं शॉर्टकट मारूंगा, प्लांट एंड मशीनरी, P&M लिख रहा हूँ। वैल्यू है इसका 2125, एंड वी हैव रियलाइज्ड हाउ मच, ओनली 1500 रियलाइज्ड। तो इस केस में डिफरेंस बैलेंस यू कैन चेक, कितना है डिफरेंस बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस 625 का लॉस दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 625 का लॉस। तो प्लांट एंड मशीनरी 2125 का था, 1500 रुपया लॉस, 1500 रियलाइज हुआ, डिफरेंस बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी लॉस में दिखा दिया, लॉस इन एसेट्स में। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। फ्री हॉल फैक्ट्री है, कॉस्ट 6000, फैक्ट्री है एक 6000 का। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में दिखा रहा है 5500, बट इसके साथ एक कंडीशन लगा दिया है, और कंडीशन है सब्जेक्ट टू मॉर्गेज ऑफ 4500। इसको ना मॉर्गेज लोन पे दे दिया गया है। इट मीन्स वी हैव टेकन अ लोन फॉर 4500, 4500 का हम लोगों ने लोन लिया था, जिसपे इसको सिक्योरिटी में रखा गया। तो देखिए रियलाइज वैल्यू कितना है, 4500 इज लाइबिलिटी एंड द सिक्योरिटी इज 5500, क्योंकि फैक्ट्री को बेचा गया 5500 में। तो इन दिस केस सिक्योरिटी इज मोर देन लाइबिलिटीज, इन दिस केस फुली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट पी। तो सबसे पहले आप लाइबिलिटी को देखिए कितने का है, 4500 का लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी में आप लिख लीजिए 4500, इन कॉलम में भी 4500, सिक्योरिटी मिला है इसे 5500 का, सरप्लस कॉन्ट्रा कितना होगा 1000। अब देखिए सरप्लस कॉन्ट्रा कहाँ पे आएगा, राइट हैंड में, ठीक क्लोजिंग के ऊपर, यहाँ पे 1000। एक्सक्यूज मी। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है, मैंने आपको बताया कि ये जो 5500 सिक्योरिटी दिया गया था, इसका एक्चुअल वैल्यू 6000 था फैक्ट्री का, फ्री होल फैक्ट्री का वैल्यू 6000 था, बट वी हैव रियलाइज्ड ओनली 5500, इट मीन्स 500 लॉस ऑन फैक्ट्री। तो चलिए फ्री होल प्रॉपर्टीज में कितने का लॉस है, फ्री होल फैक्ट्री में लॉस है 500 का। तो चलिए लिख देता हूँ फ्री होल फैक्ट्री 500 लॉस, डन। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप 282, वाइंडिंग अप का कॉस्ट 282 दिखा रहा है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, वाइंडिंग अप के कॉस्ट को इसमें कहीं नहीं रखा जाता है। वाइंडिंग अप कॉस्ट जो होता है वो अकाउंटेंट को जाता है, एंड दैट इज़ वाई वाइंडिंग अप कॉस्ट इसमें कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए हम लोग डिविडेंड टू क्रेडिटर्स निकालेंगे, जिसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो याद रखिए, वाइंडिंग अप का काम अगर एक्सपेंसेस है तो उसका काम हम लोग वर्किंग नोट में करते हैं। स्टेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच कुड बी पेड टू क्रेडिटर्स, बताइए क्रेडिटर्स को कितना % पैसा मिलेगा। तो चलिए इसका काम हम कैलकुलेशन में करेंगे। अब हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो जिस जिस सेक्शन में काम हो चुके हैं, ओके, जिसमें सेक्शन में काम नहीं हुआ डैश दे दीजिए। ओके, अनसिक्योर में हो चुका है, फुली में हो चुका है, पार्टली में डैश, पार्टली में कुछ भी नहीं हुआ। चलिए ये हो चुका है, तो अब हम यहाँ टोटल कर लेते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी को। ग्रॉस लाइबिलिटी को हम टोटल करेंगे 12,772, 12,772, ये ग्रॉस लाइबिलिटी। चलिए इसको टोटल किया जाए, एक ही आइटम है,
8064। लिस्ट ई को टोटल किया जाए एच पर लिस्ट ई, आप देख सकते हैं एच पर लिस्ट ई में कितना है, 4 आइटम है आपके पास, 5 आइटम, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे 2480, ये होगा 2480। चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी नहीं हुआ, डैश दे देते हैं। तो 2480, 2050 एंड 1000 ऐड करेंगे तो 5530 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेस कॉन्ट्रा एच पर लिस्ट डी करेंगे, 208 सबसे पहले पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स को, तो बैलेंस बचेगा 5322। 868064 को राइट हैंड रखेंगे। अब देखिए पेमेंट करना है 8064, 8064 एंड वी हैव ओनली 5322 इन हैंड, तो 5322 ही है और पेमेंट करना इतना, इट मीन्स वी बिकम इंसॉल्वेंट, तो हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। तो चलिए डिफरेंस कितना हो गया डिफिशियंसी का, 2742, तो फॉर रुपीज 2742 वी बिकम इंसॉल्वेंट। 2742 के लिए हम लोग क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। अब इस डिफिशियंसी को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एच पर लिस्ट एच। तो चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2742। Now check it. Interest on capital? No, there is no interest on capital. Loss? No, there is no loss. Surplus from private assets? No. Loss in speculation? No. Gambler तो नहीं था ये, जुआड़ी तो नहीं था। चलिए अब आगे आते हैं, हमारे पास लॉस इन एसेट्स में कितने आइटम, 4 आइटम, टोटल कर देता हूँ मैं इसको 1743। चलिए अब हम लोगों ने इसको अगर सही किया होगा तो ये दोनों साइड मैच करेगा, तो लेट मी चेक। चलिए इसको चेक कर लिया जाए, ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 7221 एंड 7221 बोथ साइड इक्वल, डिफिशियंसी अकाउंट मैच। तो इस सम को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन में एक और बात लिखा है कि स्टेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच कुड बी पेड टू क्रेडिटर्स। बताइए कि क्रेडिटर्स को कितना % मिलेगा। रिमेंबर क्रेडिटर्स को यहाँ तभी मिलेगा जब हम लोग वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस पे कर लेंगे। बिफोर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस अगर आप क्रेडिटर्स को देते हैं तो वो एक्चुअल पेड टू क्रेडिटर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पे होगा, याद रखिए, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस चेक करिए कितना है, वर्किंग नोट, एक्चुअल पेड टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आफ्टर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। तो चलिए टोटल हमारे पास था 5322, राइट, 5322 हमारे पास पैसा बचा था। अंडरस्टैंड, यही क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, लेकिन वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस हमारे पास है 282। तो 5040 जो बैलेंस बचेगा, यही अमाउंट याद रखिए क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा। दैट इज वाई क्या लिखेंगे, दैट इज वाई परसेंट रिसीव बाय क्रेडिटर्स। कैसे, ये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कितना टोटल में, 8064 में। तो 8064 पेमेंट करना था इंटू 100, तो कितना % पेमेंट कर रहे हैं आप कैलकुलेट कर लेंगे, 62.5% आ जाएगा। इट मीन्स 100% में 62.5% हम लोगों ने क्रेडिटर्स को दिया। नाउ लिसन टू मी, इसको एक बार अच्छे से बनाएंगे, वीडियोस को 2-3 बार चेक करिए। किसी को अगर कहीं डाउट हो तो आप ग्रुप में डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट द जूम क्लासेस ऑल्सो, बिकॉज पैंटैब इज़ ऑन द वे। मैंने ऑर्डर किया बट पैंटैब आने में बहुत टाइम लग रहा है, सो क्लासेस आर गोइंग वेरी स्लोली। जैसे वो आ जाएगा तो मैं आपको जूम पे लाइव पढ़ाऊँगा, स्क्रीन शेयर करके। बड़ा आसान होगा पढ़ाना, इसमें काफ़ी मेहनत लग रहा है। तो चलिए आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कीजिए और फिर से एक बार अच्छे से बनाइए। थैंक यू वेरी मच।